हेलो एवरीवन, मैं हूं राहिल और आप देख रहे हैं एसआर लीगल एज। तो हम यहां पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर 6 तक डिस्कस किया है। चैप्टर 6 को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट ए समन्स को डिस्कस किया था और उसके बाद हमने पार्ट बी जो वारंट ऑफ अरेस्ट है उसे हमने डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो के अंदर पार्ट सी जो प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट है और उसी के साथ जो पार्ट डी है अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 84 से लेकर के 89 तक पार्ट सी डील करता है जो प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट है, तो उसे हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन 84 कहती है प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। तो इसमें सब सेक्शन 1 कहती है कि जब भी कोर्ट को ये रीज़न होता है कि उसने वारंट इशू किया किसी पर्सन के लिए कि उसे अरेस्ट किया जाए, लेकिन वो पर्सन एब्सकॉन्ड कर गया है, वो मिल नहीं रहा, या फिर वो पर्सन खुद को कंसील करके बैठा है कहीं पे ताकि कोर्ट के प्रोसेस को डिले किया जा सके, तो उस केस में कोर्ट एक प्रोक्लामेशन पब्लिश करती है जिसमें वो उसको 30 दिन का टाइम देती है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर खुद को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करे। तो ये प्रोक्लामेशन पब्लिश किया जाता है कोर्ट के द्वारा। अब सबसेक्शन 2 कहती है कि वो पब्लिकेशन किस तरह से होगी। तो उसमें क्लॉज ए कहा है कि वो जो पब्लिकेशन, वो जो प्रोक्लामेशन कोर्ट ने पब्लिश करवाया है वो कहाँ पे पब्लिश किया जाएगा। जिस टाउन या जिस विलेज में वो पर्सन जिसके लिए वो प्रोक्लामेशन इशू किया गया है वो जहाँ पे रिजाइड करता है, तो उस टाउन या विलेज का जो भी कोई कंस्पिशियस पार्ट होगा जहाँ पे वो पब्लिकली रीडेबल होगा ताकि आते जाते जो लोग हैं वो उसको पढ़ सकें, तो वहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा। और इसमें बी क्लॉज कहती है कि जहाँ पर उसका घर होगा, होम हाउस होगा या होमस्टेड होगा, वहाँ पे भी किसी कॉन्स्पिकियस पार्ट पे लगा दिया जाएगा ताकि उसके घर में जो भी इंसान आए जाए उसकी उस पर नज़र जा सके कि यहाँ पर कोई पब्लिकेशन लगी है। और सी क्लॉज कहती है जो कोर्ट हाउस होगा उसके भी किसी कॉन्स्पिकियस पार्ट पे उसे फिक्स कर दिया जाएगा। और इसमें सेकंड क्लॉज ये कहती है कि जो भी वहाँ पे डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेट होती है उस न्यूज़पेपर के अंदर भी उस प्रोक्लामेशन को पब्लिश करवाया जाएगा। ये थी हमारी सबसेक्शन 2। और सबसेक्शन 3 कहती है कि ये स्टेटमेंट जब हम कोर्ट में राइटिंग में देते हैं कि प्रोक्लामेशन को पब्लिश कर दिया गया है तो वो कंक्लूसिव प्रूफ मानी जाती है, कंक्लूसिव एविडेंस मानी जाती है इस चीज़ की कि प्रोक्लामेशन को पब्लिश कर दिया गया है। और सबसेक्शन 4 कहती है कि सबसेक्शन 1 के अंदर जब प्रोक्लामेशन इशू किया गया था या पब्लिश किया गया था उस पर्सन के लिए जिसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है कि जिसकी पनिशमेंट 10 साल या 10 साल से ज़्यादा है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर डेथ सेंटेंस है, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंडर पनिशेबल है, और वो फेल हो जाता है अपीयर होने में, तो कोर्ट वो जो 30 दिन का टाइम दिया गया था उस 30 दिन की बात की जा रही है कि जब प्रोक्लामेशन इशू किया, पब्लिश किया, कि आपको 30 दिन का वक्त दिया जाता है सबसेक्शन 1 के अंडर कि आप 30 दिन के अंदर अंदर खुद को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कीजिए। लेकिन वो पर्सन नहीं आता और उसका जो ऑफेंस है वो भारतीय न्याय संहिता के तहत पनिशेबल है और कितनी सज़ा है, 10 साल से ज़्यादा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस। तो उस केस में अगर वो नहीं आता है तो कोर्ट उसे प्रोनाउंस कर देगी एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो वो कोर्ट उसमें प्रोनाउंस कर देगी। ये सबसेक्शन 4 है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 85 है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। तो सबसेक्शन 1 कहती है कि जब कोर्ट ने वो प्रोक्लामेशन पब्लिश कर दिया था और पब्लिश करने के बाद वो रीजंस रिकॉर्ड कर सकती है कि जब वो पर्सन नहीं पेश हुआ और उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया, जो हमने ऊपर की सेक्शन की लास्ट सब सेक्शन में पढ़ा था, तो वो जब नहीं आता है और उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसके बाद कोर्ट अपने रीजंस राइटिंग में लिख करके उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर दे सकती है। वो प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, वो प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है। इसमें प्रोवाइडेड बताया गया है कि अगर जब पिछली सेक्शन यानी सेक्शन 84 की सब सेक्शन 1 में जब प्रोक्लामेशन पब्लिश करने का ऑर्डर दिया था, अगर उस टाइम पे कोर्ट के पास रीज़न टू बिलीव है कि अगर हम ये प्रोक्लामेशन पब्लिश करते हैं तो वो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में से निकाल देगा या फिर वो उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा। तो अगर इस तरह का कोई रीज़न कोर्ट के पास में है
तो कोर्ट क्या करेगी, जब उसके प्रोक्लेमेशन को पब्लिश करने का ऑर्डर किया था उसी के साथ साथ वो उसकी प्रॉपर्टी अटैच करने का भी ऑर्डर कर सकती है। ये प्रोविजन में बताया था। और सबसेक्शन 2 कहती है कि वो जो ऑर्डर पास किया जाएगा जिसके तहत उसका अटैचमेंट है, चाहे वो सबसेक्शन 1 के अंदर है कि जब वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो गया है और अब उसकी प्रॉपर्टी अटैच करने का ऑर्डर पास किया गया है, या फिर इसके प्रोविजों के तहत जब प्रोक्लेमेशन के साथ साथ ऑर्डर पास किया था, तो वो ऑर्डर जो होगा वो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट उसकी अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो उसे अटैचमेंट मानी जाएगी। और अगर वो उसकी डिस्ट्रिक्ट के बाहर का है, यानी वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उस कोर्ट का उसकी जुरिस्डिक्शन के बाहर का है, तो वो उस एरिया का जहाँ पे वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को डायरेक्शन देगी कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए। ये सबसेक्शन 2 थी। और सबसेक्शन 3 कहती है कि अगर वो प्रॉपर्टी डेट है या फिर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसे भी अटैच किया जा सकता है। और उसे किस तरह से अटैच किया जाएगा, या तो उसे सीज कर लिया जाएगा, या फिर उसके लिए कोई रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा, या फिर कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जाएगा कि उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी उस पर्सन को या उस पर्सन के बिहाफ पे किसी पर्सन को नहीं देनी है। तो और इसमें इन तीनों के ज़रिए या फिर दो मतलब ये जो ऊपर हमने पढ़ा कि चाहे सीज कर सकती है या चाहे रिसीवर अपॉइंट कर सकती है, कहने का मतलब है वो उनमें से कोई एक भी कर सकती है या सभी भी कर सकती है, यानी रिसीवर भी अपॉइंट कर सकती है, सीज भी कर सकती है। इसी तरह सबसेक्शन 4 इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करती है कि अगर वो प्रॉपर्टी जो लाइबल टू अटैचमेंट है, अब अगर वो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसमें भी या तो उसकी पोजेशन ले ली जाएगी, या उसके लिए रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाएगा, या फिर ऑर्डर पास कर दिया जाएगा कि उस प्रॉपर्टी का रेंट या फिर जो भी बेनिफिट्स हैं या उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी उस पर्सन को नहीं देनी है जिसके लिए प्रोक्लामेशन जारी किया गया था, जिसकी प्रॉपर्टी अटैच की गई है उस पर्सन को नहीं देनी है। तो इस तरह के ऑर्डर पास करके इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है। सबसेक्शन 5 कहती है कि मान लो अगर वो प्रॉपर्टी स्पीडी डिके की है, यानी पेरिशेबल नेचर की है, सड़ गल सकती है, तो उस केस में कोर्ट इमीडिएट ऑर्डर पास करेगी कि उस प्रॉपर्टी को बेच दो, उस प्रॉपर्टी को सेल कर दो। यानी मान लो किसी पर्सन की प्रॉपर्टी अटैच की गई है, उसमें एक ट्रक भर के उसने बनेना मंगाए थे। अब वो बनेना तो पेरिशेबल नेचर के हैं, बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, कोर्ट ऑर्डर पास कर देगी कि उसके जो भी बनाना है वो उस सेल आउट कर दिए जाएं, और उसकी जो भी नेट प्रोसीड्स आएंगे यानी उसके बदले में जो भी पैसे मिलेंगे वो अटैच कर दिए जाएंगे। और बाद में जिस हिसाब से भी वो अगर उस पर्सन को देनी होगी तो वो नेट प्रोसीड उसको दे दिए जाएंगे, वरना गवर्नमेंट को जाएंगे। सेक्शन 86 कहती है आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। अब जिस पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया और अब जिस पर्सन की प्रॉपर्टी के लिए ऑर्डर पास किया गया कि इसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दो, उसके लिए पुलिस रिक्वेस्ट कर सकती है कोर्ट को कि हम ये प्रॉपर्टी अटैच तो करें लेकिन हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो उसमें भी कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है, जिसमें वो जो इसमें पुलिस रिक्वेस्ट कर रही है वो रिक्वेस्ट किसकी होगी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस, इससे सबऑर्डिनेट की नहीं होनी चाहिए। और वो उसके हिसाब से वो प्रोसेस इनिशिएट कर सकती है, ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है कि उसकी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जाए। सेक्शन 87 क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट, यानी मान लो जिस पर्सन की प्रॉपर्टी को हमने अटैच करवा दिया लेकिन कोई तीसरा बंदा आ जाता है, वो आकर के कहता है कि भाई आपने ये प्रॉपर्टी क्यों अटैच कर दी, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है या इसमें मेरा कोई राइट है, तो मेरी प्रॉपर्टी थोड़ी लायबल है उस पर्सन के लिए। तो इस तरह का अगर कोई क्लेम आता है तो सबसेक्शन 1 उसके लिए कहती है कि 6 महीने तक का टाइम दिया गया है, 6 महीने के अंदर कोई भी पर्सन अपना क्लेम कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट नहीं है, इसमें मेरा कोई राइट है या ये प्रॉपर्टी मेरी है। और उस प्रॉपर्टी को या उस क्लेम को इंक्वायर किया जाएगा, वो अलो किया जाएगा या डिसअलो किया जाएगा, वो इन होल भी किया जा सकता है, यानी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को या तो
उसके क्लेम को अलो कर दिया जाएगा, या फिर इन पार्ट भी किया जा सकता है कि हाँ आधी प्रॉपर्टी लाइबल टू अटैचमेंट है और आधी नहीं है। और प्रोविजन में बताया है कि अगर क्लेम उसका अलो कर दिया जाता है और मान लो उस क्लेमेंट की डेथ हो जाती है तो उस केस में वो कंटिन्यू रखा जा सकता है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। सबसेक्शन 2 कहती है कि जो क्लेम आया है या जिस पर्सन ने कोई ऑब्जेक्शन किया है कि अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए थी, अब वो किस कोर्ट में प्रेफर किया जाएगा, या तो जिस कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन जारी किया था या जिस कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि इसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए उस कोर्ट में प्रेफर किया जाएगा। और मान लो वो सेक्शन 85 की सबसेक्शन 2 में हमने जब पढ़ा था कि वो जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को डायरेक्शन मिली है, जब वो दूसरी जुरिस्डिक्शन में है, तो अब उस केस में वो कहाँ क्लेम करेगा, उस केस में वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में क्लेम करेगा। और सबसेक्शन 3 कहती है कि जो भी क्लेम और ऑब्जेक्शन आएंगे उसे इंक्वायर किए जाएंगे उस कोर्ट के द्वारा कि जहाँ पे प्रोक्लेमेशन इशू हुआ था, या फिर अगर वो सीजेएम के द्वारा जहाँ पे प्रेफर की गई है, और सीजेएम या तो खुद इंक्वायर करेगा या अपने से किसी सबऑर्डिनेट को मेक ओवर भी कर सकता है। ये थी सेक्शन 87। और इसकी सबसेक्शन 4 भी है जो कहती है कि क्लेम या फिर जो ऑब्जेक्शन है वो अगर मान लीजिए डिसअलो हो जाता है, वो उस पर्सन के फेवर में नहीं जाता है कि जो आकर के कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, आपने क्यों क्लेम कर ली, उस केस में अगर उसको डिसअलो कर दिया जाता है कि नहीं तेरा कोई राइट नहीं बनता, ये उसी पर्सन की प्रॉपर्टी है तो इसलिए हमने अटैच की है, तो उसे 1 साल तक का टाइम दिया गया है। वो 1 साल के अंदर अंदर सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है अपना राइट इस्टेब्लिश करने के लिए। और जो भी आउटकम आएगा उस सूट की, जो भी उसका डिसीजन आएगा वो फाइनल माना जाएगा, फिर उसमें फर्दर अपील नहीं होगी। और उसके बाद सेक्शन 88 है रिलीज सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। सबसेक्शन 1 कहती है कि मान लीजिए वो जो पर्सन था प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसके लिए प्रोक्लेमेशन जारी किया गया था और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी अटैच करवा दी गई, अब वो पर्सन विद इन टाइम आ जाता है, कोर्ट के सामने अपीयर हो जाता है, तो वो प्रॉपर्टी जो अटैच की गई थी वो रिलीज कर दी जाएगी। सबसेक्शन 2 कहती है कि अगर वो उसके अटैचमेंट करने के बाद भी वो अपीयर नहीं होता है तो उसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे छोड़ दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट जैसे चाहे उसको डिस्पोज ऑफ कर सकती है, लेकिन यहाँ पे शर्त रखी है कि फिर भी 6 महीने तक आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। 6 महीने तक उस पर्सन का वेट किया जाएगा जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जिसकी प्रॉपर्टी अटैच की गई है। 6 महीने तक आप उसको बेच नहीं सकते, 6 महीने तक वो प्रॉपर्टी अटैच रहेगी। लेकिन अगर स्पीडी डीके की है तो फिर इमीडिएट सेल कर दी जाएगी और उसके नेट प्रोसीड को अटैच करके रखा जाएगा। सब सेक्शन 3 कहती है कि मान लो वो 2 साल के अंदर अंदर अपीयर हो जाता है, या तो उसे अरेस्ट करके लाया जाता है या फिर वो खुद अपीयर हो जाता है, लेकिन 2 साल के अंदर, तो उसमें क्या होता है, और अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे कि मैंने खुद को कंसील नहीं किया था या फिर मैं अरेस्ट इवेड नहीं कर रहा था, मेरे तक नोटिस ही नहीं पहुंचा कि मेरे लिए कोई प्रोक्लेमेशन जारी हुआ है या मेरे लिए मेरी प्रॉपर्टी अटैच हुई है, मैं इस बारे में पूरा अनअवेयर था, तो उस केस में क्या होगा कि अगर वो प्रॉपर्टी अगर वो सेल कर दी गई है तो उसके जो भी नेट प्रोसीड्स होंगे वो उस पर्सन को दे दिए जाएंगे। और अगर वो प्रॉपर्टी मतलब इन पार्ट सेल की है और इन पार्ट अभी है तो जो पार्ट बेच दिया है उसके नेट प्रोसीड उसको दे दिए जाएंगे, और जो पार्ट अभी नहीं बेचा है तो वो प्रॉपर्टी उसको डिलीवर कर दी जाएगी। सेक्शन 89 जो लास्ट सेक्शन है इस पार्ट की, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट की, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। अब सेक्शन 88 के तहत जब वो पर्सन अपीयर हुआ और उसने एप्लीकेशन फाइल की कि मेरी प्रॉपर्टी रिलीज कर दी जाए, मेरी प्रॉपर्टी रिस्टोर कर दी जाए मुझे, और अगर मान लो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है, यानी वो जो उसने जो रीज़न बताए थे कोर्ट को कि मैं क्यों नहीं आ सका 2 साल के अंदर, जब वो अपीयर होता है और वो कोर्ट को सेटिस्फाई करता है, मान लो कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होती है, कोर्ट मानती है कि ये बहाने लगा रहा है, कोर्ट उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है, तो सेक्शन 89 कहती है कि उसके पास में राइट है कि वो उसकी अपील फाइल कर सकता है।
और अपील उसकी कहाँ पे लाई होगी, जहाँ पे उस कोर्ट की ऑर्डिनरली अपील लाई होती है उसी कोर्ट में। यानी अगर मान लो वो जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है और उसकी अपील सेशन कोर्ट में जाती है तो सेशन में जाएगी। अगर कोई ऐसी कोर्ट है कि जिसकी अपील सीधी हाई कोर्ट में जाती है तो वो अपील उसकी सीधी हाई कोर्ट में फाइल होगी। ये थी सेक्शन 89। और उसके बाद सेक्शन डी, पार्ट डी है इस चैप्टर का, चैप्टर 6 का, अदर रूल्स रिलेटिंग टू प्रोसेसेस, जो सेक्शन 90 से लेकर के सेक्शन 93 तक है। 4 सेक्शंस हैं छोटी छोटी, जल्दी जल्दी इनको भी डिस्कस करते हैं। सेक्शन 90 कहती है इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स। तो इसमें सिर्फ इतनी सी बात की गई है कि जहाँ पे मान लीजिए कोई समन केस है, जहाँ पे कोर्ट समन इशू करती है, लेकिन समन इशू करते टाइम या समन इशू करने के बाद कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो पर्सन भाग जाएगा, वो पर्सन कहीं छुप जाएगा, या फिर वो पर्सन अगर समन उसको जाता है और वो उसको ओबे नहीं करेगा तो कोर्ट समन की जगह पे वारंट भी इशू कर सकती है। और इसमें एक और क्लॉज बताई है कि मान लीजिए समन दिया था, समन सर्व हो गया, लेकिन समन सर्व होने के बाद भी वो पर्सन कोर्ट में पेश नहीं हुआ, तो उस केस में भी कोर्ट समन की जगह पे वारंट जारी कर सकती है। तो इन नटशेल इस सेक्शन की इतनी सी बात है कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो समन की जगह पे वारंट भी जारी कर सकती है और वारंट की जगह पे समन भी जारी कर सकती है। सेक्शन 91 कहती है पावर टू टेक बॉन्ड, बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। अब कोर्ट के पास में ये भी पावर है कि जब वो पर्सन कोई अपीयर होता है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट चाहे तो उससे बेल बॉन्ड ले सकती है, यानी मचलके ले सकती है कि आप फलां फलां तारीख को जो जो पड़ेगी उसमें आप कोर्ट में हाजिर होंगे, उसके लिए आप एक बेल बॉन्ड दे दीजिए, आप उसमें श्योरिटीज़ दे दीजिए। इस तरह की कोर्ट के पास में पावर दी गई है। सेक्शन 92 कहती है अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड। अब मान लीजिए वो बेल बॉन्ड या जो भी वो बॉन्ड था उसको ब्रीच कर देता है, यानी मान लो उससे बॉन्ड लिया गया था कि आप 16 तारीख को कोर्ट में पेश होंगे, लेकिन 16 तारीख को वो कोर्ट में पेश नहीं होता है, तो उस केस में उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा और अरेस्ट करके उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। सेक्शन 93 कहती है प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट्स ऑफ अरेस्ट। तो इस सेक्शन में सिर्फ इतनी सी बात बताई गई है कि इस संहिता के अंदर, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर कहीं पर भी अगर वारंट या समन जारी करना है तो इस चैप्टर के प्रोविजंस जो हैं वही लागू होंगे कि किस तरह उस समन को या वारंट को जारी किया जाएगा, किस तरह उसकी सर्विस करवाई जाएगी, किस तरह उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। वो जो भी प्रोविज़न इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए गए हैं उन्हीं के तहत उसको किया जाएगा। ये था हमारा चैप्टर 6 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसको एक नटशेल में, ये जो हमने पार्ट सी और पार्ट डी पढ़ा है, नटशेल में इसको एक बारी फिर डिस्कस कर लेते हैं कि एक पर्सन के लिए जो पेश नहीं होता उसके लिए प्रोक्लेमेशन जारी किया जाएगा कि 30 दिनों के अंदर अंदर वो पेश हो जाए। अगर वो पेश नहीं होता है तो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच करने का ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। अब अगर प्रॉपर्टी अटैच करवा दी गई है तो उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफिकेशन के लिए भी किया जा सकता है। और जब प्रॉपर्टी उसकी अटैच हो गई है तो उसके बाद अगर कोई तीसरा बंदा है कि जो क्लेम करता है कि नहीं ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो वो क्लेम या ऑब्जेक्शन कर सकता है उस अटैचमेंट के ऊपर, और उसका 6 महीने तक का टाइम है। और उसके बाद अगर मान लो उसके फेवर में वो नहीं जाता है तो उसको 1 साल का टाइम दिया गया है, वो सूट फाइल कर सकता है अपना राइट इस्टेब्लिश करने के लिए, और वो जो भी उसका आउटकम होगा वो फाइनल माना जाएगा। ये था हमारा चैप्टर 6 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह गई है, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।